स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। थर्ड चैप्टर के अंदर हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था कि वो हर तरह के मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब हर मैटर इन्हीं से बना होता है। अलग अलग तरह के मैटर्स का एग्जिस्टेंस अलग अलग तरह के एटम्स के कारण हम समझ सकते हैं कि होता है। Because atoms are of different kinds, that is why matter are of different kinds. For example, the atoms of gold will be different to the atoms of silver, and that is why gold and silver are two different things, right? तो यहां पर क्वेश्चन ये उठता है, ऐसा क्या होता है एटम के अंदर एक एलिमेंट के जो उसे दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग बनाता है? क्या ये जो एटम्स हैं ये एक्चुअली इंडिविजिबल हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रपोज किया था, या फिर ये स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और भी कोई हैं इस एटम के अंदर? इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे। हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम यूज़ करके या जिनको आज तक प्रपोज किया गया है इन पार्टिकल्स के बारे में और इनकी ओरिएंटेशन के बारे में या इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में या ये एटम के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसको समझाने के लिए जितने भी साइंटिस्ट्स ने मॉडल्स दिए हैं उनमें से जो कुछ मेन वाले हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही बड़ा चैलेंज साइंटिस्ट्स के सामने 19th सेंचुरी की शुरुआत में जो था वो ये था कि एटम के स्ट्रक्चर को रिवील कैसे किया जाए, ठीक है, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को इसकी कैसे एक्सप्लेन किया जाए। जो एक्सप्लेनेशन थी एटम्स के स्ट्रक्चर की वो फाइनली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड करके फिर दी गई। सबसे पहला इंडिकेशन इस बात का कि एटम्स जो हैं वो इंडिविजिबल नहीं होते, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ के मिला था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपने 7th क्लास में पढ़ी है। स्टोर्ड चार्जेस को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जिस कंडीशन के अंडर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, यानी कि चार्जेस का मूवमेंट जब देखा गया तो ये बात समझ में आ गई कि कुछ तो है, कोई तो ऐसी चीज है जिसकी मूवमेंट के कारण या जिसके ट्रांसफर के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक जो चार्जेस हैं बॉडी एक्वायर कर लेती है। तब जाके पता लगा कि कुछ तो है एटम के अंदर ऐसा जो कि शिफ्ट होता है, दैट मीन्स एटम डिविजिबल है। चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर। मैटर के अंदर जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं उनको समझने के लिए आइए हम ये एक्टिविटीज करते हैं। सूखे बालों पे ड्राई है अपना कॉम करो। क्या ये कॉम छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर पाएगा? यस। एक ग्लास रॉड को रब करो सिल्क के कपड़े के साथ और उसे एक इन्फ्लेटेड बलून के पास लेके आओ तो वो बलून को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। इन एक्टिविटीज से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि दो चीज़ों को जब हम आपस में रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती हैं। लेकिन ये चार्ज आता कहाँ से है? इस क्वेश्चन का जवाब हम तभी दे सकते हैं या तभी समझ सकते हैं अगर हम ये माने, ये जाने, ये समझें कि एटम जो है वो डिविजिबल होता है और चार्ज्ड पार्टिकल्स से कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने चार्ज्ड पार्टिकल्स की प्रेजेंस को रिवील करने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया है। ईयर 1900 के अराउंड ये बात पता चल चुकी थी कि एटम जो है वो एक सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, बल्कि उसके अंदर कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया था और जिसे जे थॉमसन ने आइडेंटिफाई किया था वो जरूर प्रेजेंट है। इवन बिफोर इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टीन ने 1886 के अंदर एक नई तरह की रेडिएशंस को पहचाना था गैस के डिस्चार्ज के अंदर और उसने उन्हें नाम दिया था कनाल रेस का। ये जो कनाल रेस थी ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थी और इन्हीं रेज से आगे चल के एक और सब एटॉमिक पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन की पहचान हुई। यहाँ पे हमारे को बहुत ध्यान से ये चीज समझने की जरूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। उन रेज की पहचान जिनमें से अल्टीमेटली प्रोटॉन्स निकाले गए वो पहले हुई थी, लेकिन एज अ पार्टिकल जो पहली पहचान थी वो इलेक्ट्रॉन्स की हुई थी।
तो कई लोग कहते हैं कंफ्यूजन में कि भाई प्रोटॉन्स पहले आइडेंटिफाई हुए थे। नो, प्रोटॉन्स वर नॉट आइडेंटिफाइड अर्लियर, बट यस पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज वर आइडेंटिफाइड, बट ये पता नहीं था कि इसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं और कहाँ से आए हैं। पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो पहचाना गया था वो था इलेक्ट्रॉन, जिसे थॉमसन ने ढूंढा था। बहुत आगे चल के इन किनाल रेज में से प्रोटॉन्स को अलग किया गया या आइडेंटिफाई किया गया। ये रेज पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस हैं जो आगे चल के प्रोटॉन की डिस्कवरी में जिन्होंने हेल्प की। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है इसके ऊपर एक चार्ज होता है, उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, लेकिन साइन ऑपोजिट है। साइन ऑपोजिट है का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो उसके ऑपोजिट यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। इसका जो मास था वो इलेक्ट्रॉन के मास के तकरीबन 2000 टाइम्स ज़्यादा था। टू बी वेरी एग्जैक्ट 1886 टाइम्स हैवियर होता है, लेकिन हम लोग उसको फॉर ईज ऑफ प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस हम उसको रफली 2000 टाइम्स हैवियर बोल देते हैं। इसे प्रोटॉन कहा गया। जनरली एक इलेक्ट्रॉन को हम ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ई उसका सिंबल है और नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट करता है उसके चार्ज को। और प्रोटॉन को हम P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे P जो है वो एक तरह से उसका सिंबल है और प्लस जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। जो मास है प्रोटॉन का, इसे 1 यूनिट लिया गया और उसके चार्ज को +1 लिया गया। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल लिया गया यानी कि 0 और उसके चार्ज को -1 माना गया। जब ये दो पार्टिकल्स मिल गए तो ये थोड़ी शांति का विषय था कि भी ठीक है, अभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिल गए, एक नेगेटिवली चार्ज है एक पॉजिटिवली चार्ज है, ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, शांति थी थोड़ी सी। लेकिन एक चीज आगे चल के जो प्रॉब्लमेटिक हुई वो क्या थी कि एटम का जो मास था वो इन दोनों के मास को कंसिडर करके एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। अगर मैं बाजार में कुछ सामान खरीदने जाऊं, मान लो मैंने सब्जी लेने में चला गया, उस सब्जी लेते समय मैंने 2 किलो आलू ले लिए, 1 किलो टमाटर ले लिए, ठीक है जी। मेरे थैले में गलती से दुकानदार ने एक 5 किलो अनियंस का भी लिफाफा डाल दिया। अब मैं रास्ते में उसको उठा के चला आ रहा हूँ और सोच रहा हूँ यार ये लिफाफा थोड़ा ज़्यादा ही हैवी हो गया है, ये 3 किलो वाला काम तो नहीं लग रहा, ठीक है ना। अब मैं खोल के नहीं देख रहा हूँ उसको, बस भारी है, उठा के चला आ रहा हूँ घर अपने, ठीक है ना। सोच ही जा रहा हूँ कि यार ये तो कुछ 3 किलो से ज़्यादा हैवी है। तो वही कंडीशन थी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जितना कंबाइंड मास था, एटम का मास उससे ज़्यादा निकल के आ रहा था और ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, ठीक है। सो इसीलिए आगे चल के जो साइंटिस्ट और इस काम में लगे रहे और फाइनली जाके एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन जो था वो ढूंढा गया, ठीक है। सो ये बात काफ़ी लाइकली थी कि यही दो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते थे, जिसके कारण एटम्स ओवरऑल न्यूट्रल थे। ये भी देखा गया कि प्रोटॉन्स जो थे वो एटम के इंटीरियर में लाई करते थे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बाहर वाले पार्ट में थे एटम के, जिसको छिलके की तरह एक तरह से उतारा जा सकता है। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन अब जो था वो यही था कि ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो मिलके एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, या एटम के स्ट्रक्चर में ये सब चीज़ें कैसे अरेंज्ड हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हमने डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी में पढ़ा था चैप्टर 3 में। उसने सजेस्ट किया कि एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स हैं, मतलब ना तो उनको डिवाइड किया जा सकता है ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन जो डिस्कवरी थी इन दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब मिल गए हमें एटम के अंदर, तो वहाँ से ये चीज़ तो क्लियर होगी भाई इनडिविजिबल वाली तो कोई बात है नहीं, ठीक है ना। तो डाल्टन की एटॉमिक थियरी का जो था वो काफ़ी हद तक यहाँ पे फेल हो गया। बाद में ये चीज़ हमें ज़रूरी लगने लगी कि ये जाना जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एटम के अंदर अरेंज्ड हैं कैसे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने अपने अपने एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए। जे थॉमसन सबसे पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एक मॉडल प्रपोज किया था एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, ठीक है। सो क्या था उसका मॉडल, आइए जानते हैं। थॉमसन का जो मॉडल था वो क्या कहता था। थॉमसन ने कहा कि भाई समझो एटम जो है ना, एटम एक क्रिसमस की पुडिंग की तरह, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो जैसे पुडिंग में कहीं कहीं पर ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड होते हैं ना, उसकी तरह है, और जो पूरा का पूरा पुडिंग की तरह है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर है। इसको मैं थोड़ा सा अपनी देसी इंडियन लैंग्वेज में समझा देता हूँ। हलवा बनता है ना घर में, हलवा, तो हलवा जो है पूरा का पूरा, अगर आपने एक बोल में हलवा डाल दिया तो वो पॉजिटिवली चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और हलवे के अंदर अगर किशमिश डाली हुई है मम्मा ने, तो वो जो किशमिश कहीं कहीं नजर आएगी वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की तरह है। या हम इसको वाटरमेलन के हिसाब से समझ सकते हैं। वाटरमेलन ले लो, जो उसका पूरा का पूरा रेड पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, और उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक आपको सीड्स नजर आते हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल जो था, इसको थॉमसन ने सजेस्ट किया था कि भाई एटम ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि बाकी साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और जो रिजल्ट्स उनको मिल रहे थे, उन रिजल्ट्स को थॉमसन के मॉडल के हिसाब से एक्सप्लेन कर पाना कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए और साइंटिस्ट अपना इस अभियान में लगे रहे कि वो और ज़्यादा कोई और डिफरेंट तरीके का मॉडल जो है वो निकालें, खोज के निकालें, ताकि जो दूसरे साइंटिस्ट्स के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हैं वो भी वेरीफाई हो सके। सो ओवरऑल थॉमसन ने क्या प्रपोज किया, एक एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर का कंसिस्टेड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है और जो स्फेयर का पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, जिसके कारण एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। बट लिमिटेशन क्या थी, दूसरे साइंटिस्ट्स के रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट्स के इस मॉडल के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। सो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम क्या है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड इस बात को जानने में इंटरेस्टेड थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के अंदर अरेंज्ड कैसे होते हैं। रदरफोर्ड ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से लेकर 4 मार्क तक के क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में इस सेक्शन में से बनते हैं, और यू आर सर्टन टू गेट 1 to 4 मार्क्स ऑफ पेपर आउट ऑफ दिस सेक्शन। सर्टन, minimum 1 to 4 marks you can get any question, but you will certainly be getting one question. So इसको उतनी इज्जत के साथ समझना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करवाया। अब उन्होंने जो जो चूज किया उसके पीछे एक कहानी थी। वाई डिड ही चूज अल्फा पार्टिकल्स, वाई डिड ही चूज गोल्ड फॉइल? आइए समझते हैं कि उसने जो चूज किया वो क्यों चूज किया। गोल्ड फॉइल उन्होंने इसलिए चूज की क्योंकि वो चाहते थे कि जितनी पतली से पतली लेयर बन सकती है वो लेयर ली जाए। अब गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स, तो इसलिए इसकी बहुत ही पतली फॉइल वो बना सके, और उसको उन्होंने चूज किया। बट स्टिल ये फॉइल जो थी ये तकरीबन 1000 एटम्स थिक थी। अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज्ड हीलियम आयन्स है। हीलियम का जो आयन है, हीलियम का जो एटम है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो जो पीछे बच जाता है हीलियम का न्यूक्लियस, वो अल्फा पार्टिकल कहलाता है। सो बेसिकली 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाला एक पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल, जिसका मास होता है 4 यूनिट्स। ठीक है। अब क्योंकि इसका कंसिडरेबल मास है तो ये समझा गया कि अगर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल एकदम से जाके टकराएगा, ठीक है, तो वो ज्यादा कुछ गोल्ड फॉइल उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी या उसका रास्ते में कुछ रुकावट नहीं बन पाएगी। ठीक है। तो इट वाज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया गया कि अल्फा पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स के द्वारा डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन्स से बहुत ज्यादा हैवियर थे तो ज्यादा बड़ी जो डिफ्लेक्शंस थी वो कंसिडर नहीं की गई थी। नहीं समझा गया था ऐसा कि भाई बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शंस होंगी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये, काफी सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए बिना मुड़े, बिल्कुल दे वेंट टोटली स्ट्रेट। सम ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, ये वाला देखो अगर आप, ये छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000, हर एक 12,000 में से एक एटम जो था, इट अपियर्ड टू रीबाउंड। ठीक है, ये रीबाउंड हो गया, मतलब टकरा के ये वापस आ गया। राइट। रदरफोर्ड इतना हैरान हुआ इसको देख के, उसने कहा ये इतना इनक्रेडिबल है, कहता कि जैसे मैंने एक पिस्टल से गोली फायर की, गोली टिश्यू पेपर से जाके टकराई,
और टकरा के वापस आ गई मेरी तरफ। ही वॉज सो एस्टोनिश्ड, इतना हैरान हुआ वो कि बंदूक से निकली गोली टिश्यू पेपर से टकरा के वापस आ गई। ऐसा उसने कहा कि ये इतना इनक्रेडिबल रिजल्ट है कि कैसे अल्फा पार्टिकल टकरा के गोल्ड फॉइल से वापस आ सकता है। ठीक है, इस चीज को और बेटर समझने के लिए कहता हम एक ओपन फील्ड एक्टिविटी को समझते हैं। मान लो एक बाड़ होती है ना, बाड़ जो कंटीली तारें लगी होती हैं, है ना, तो एक जो बाड़ है वो लगी हुई है फील्ड के एंड पर, उसके ऊपर एक बच्चा जो है उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया है, और ब्लाइंड फोल्ड करके उसको पत्थर पकड़ा दिए और कहा कि भाई तू इसके ऊपर पत्थर मार, ये बाड़ लगी हुई है। ठीक है, सो आपको क्या लगता है कि अगर वो आंखों पे पट्टी बांध के इस पे पत्थर मारेगा तो कितनी बारी जब भी पत्थर टकराएगा तार के साथ तो उसको साउंड सुनाई देगी, और जब नहीं टकराएगा तो नहीं सुनाई देगी? आपको क्या लगता है कितनी की बारी उसको साउंड सुनाई देगी अगर वो आंखों पे पट्टी बांध के मार रहा है? वैसे तो मैं सजेस्ट करूं कि अगर वो आंखों पे पट्टी ना बांध के भी मारेगा इसके ऊपर पत्थर, तब भी वो एक दो पत्थर ही 10 में से टकरा पाएगा बाढ़ के साथ, क्योंकि बहुत पतली सी तो तार होती है। बट अगर वो ब्लाइंड फोल्ड करके मारेगा तो फिर तो ये मतलब बहुत ही बड़ी किस्मत ही होगी उसकी अगर एक भी पत्थर लग जाए तो। ठीक है ना, सो इट वाज लाइक कि पत्थर मारने हैं हमने इस खाली जगह के ऊपर, तो मोस्टली जो पत्थर हैं वो खाली जगह में से स्ट्रेट निकल जाएंगे, और जब कोई पत्थर जो है वो इस तार के साथ टकराएगा, ठीक है, तो फिर वो पत्थर जो है वो वहीं पे गिर जाएगा। ठीक है, सो ही विल हियर अ साउंड वेन एवर इट स्ट्राइक्स। सो अगर वो 10 बार इसको रिपीट करता है, ठीक है, तो ही विल हियर दी साउंड 10 टाइम्स। But if a blindfolded child were to throw stones at the barbed wire, most of the stones would not hit the fencing and no sound would be heard, क्योंकि उसमें गैप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी तरीके से रदरफोर्ड ने समझाया कि भाई जैसे इस खाली जगह में से पत्थर निकल गए बिना कोई चीज़ को एनकाउंटर किए, वैसे ही जब अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर फेंका गया, मारा गया, तो क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट निकल गए, इट मीन्स पहली चीज और पहली कंक्लूजन इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर, मैटर के अंदर मोस्टली जो स्पेस है वो खाली होती है, और इसीलिए अल्फा पार्टिकल बिना किसी चीज को एनकाउंटर किए एक तरफ से एंटर करके दूसरी तरफ से बाहर निकल गया, कुछ नहीं उसके रास्ते में आया। ठीक है जी, सो अपने एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये तो तीन चीजें थी ऑब्जर्व की उसने। मोस्ट वेंट स्ट्रेट, सम वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, 1 out of every 12,000 रिबाउंडेड। दीज वर ऑब्जर्वेशंस। उसने क्या देखा, अब है उसने क्या कंक्लूड किया। तो फिर ये सब कुछ ऑब्जर्व करके उसने फर्दर क्या बताया हमें, ही टोल्ड कि भाई एटम के अंदर मोस्टली जो स्पेस है वो खाली होती है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स जो मैक्सिमम हैं वो सीधा ही निकल गए बिना रास्ते में किसी चीज के साथ टकराए। कुछ पार्टिकल्स अपने रास्ते से हल्का सा भटक गए, डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो बहुत थोड़ी सी स्पेस में छुपे हुए हैं। जब कोई अल्फा पार्टिकल्स उसके बहुत नज़दीक आ जाता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अपोज करते हैं, तो वो उससे डिफ्लेक्ट होके रिपेल होके दूर निकल जाता है। इसीलिए थोड़ी सी डिफ्लेक्शन किसी किसी पार्टिकल्स में देखने को मिली। दिस वॉज हिज सेकेंड कंक्लूजन, एंड फाइनली ही सेड कि एटम का जो पूरा का पूरा मास है वो उसके सेंटर में एक छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड है। जब कोई अल्फा पार्टिकल जाके उसके साथ टकराता है तो हाई डेंसिटी होने के कारण वो वहीं से वापस आ जाता है। दैट इज वाई 1 out of every 12,000 रिबाउंडेड। 1 out of every 12,000 रिबाउंडेड से हमें क्या पता लगता है कि ये जो सेंट्रल बॉडी है इसकी बहुत छोटी स्पेस है। अगर ये बड़ा होता तो दिस नंबर, दिस रेशियो वुड हैव बीन हायर, मे बी इट वुड हैव बीन 1 out of every 1,000 और 1 out of every 500। तो जितना इसका छोटा साइज है उतने ज्यादा पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल जो है वो जाके टकराएगा। सो 180 डिग्री रिबाउंड होने का मतलब है कि अल्फा जो न्यूक्लियस, जो एटम के अंदर की स्पेस है उसके अंदर जो सेंट्रल बॉडी है वो बहुत ही डेंस है और बहुत छोटी सी जगह में वो रखी हुई है। एज एन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अगर जो जो न्यूक्लियस का वट एवर इज द रेडियस, एटम का जो रेडियस है वो उससे 1 लाख गुना बड़ा है।
1 लाख टाइम्स। तो यू कैन वेल इमेजिन कि न्यूक्लियस कितना छोटा है। आप जिस कमरे में बैठे हो, अगर ये न्यूक्लियस है तो ऐसे 1 लाख कमरे साइड बाय साइड होंगे, उतना बड़ा एटम है और उसमें उतना छोटा सा एक आपके कमरे जितना न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। सो अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड ने फाइनली ये न्यूक्लियर मॉडल एटम का दिया। एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। सो न्यूक्लियस के आइडिया का ओरिजिनेटर अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे। तकरीबन सारा का सारा मास जो है एटम का वो न्यूक्लियस में रिजाइड करता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं और न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है। कमियां भी थी उनके मॉडल में, वो क्या थी? फिजिक्स में जब आप +1 में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो इट अंडरगोज एक्सेलरेशन, ये हम मोशन में भी पढ़ चुके हैं। और जब कोई चीज़ अंडरगोज एक्सेलरेशन तो वो एनर्जी लूज करती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते एनर्जी लूज कर रहे हैं तो फाइनली दे शुड फॉल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड एटम एज अ होल शुड नॉट बी स्टेबल, बट वी नो दैट एटम इज क्वाइट स्टेबल। सो ये जो सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन्स का विच वाज सपोज्ड टू बी अनस्टेबल या मेक द एटम अनस्टेबल बट मेटल एटम इज क्वाइट स्टेबल, ये एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड का मॉडल कहीं कहीं नहीं दे पाया। इसीलिए ये लिमिटेशन एक ज़रूर थी उनके मॉडल के अंदर कि अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं तो फिर मेटल एटम जो है वो स्टेबल कैसे है, दैट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। सो इस चीज़ को ओवरकम किया नील्स बोहर ने जब उसने अपनी ये थियरी पुट फॉरवर्ड की। उसने कहा कि सिर्फ कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसको उसने एनर्जी शेल्स का नाम भी दिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, और क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता इट शुड नॉट फॉल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड देयरफॉर एटम शुड नॉट बी अनस्टेबल, राइट। सो नील्स बोहर ने उसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट्स देके, इम्प्रूवमेंट्स देके उन्होंने उसको बता दिया कि नहीं वो उनकी बात ठीक है, बस एक्सप्लेनेशन की कमी रह गई थी थोड़ी सी। तो ये जो ऑर्बिट्स या शेल्स जो हैं इन्हें एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। एनर्जी लेवल्स जो हैं वो एटम के अंदर ये दिखाए हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस KLMN 4 शेल्स हैं विद नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है जी। जस्ट रीकैपिंग व्हाट वी हैव डन टुडे ओवरऑल। शुरू से ही एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए जो साइंटिस्ट थे वो बड़े इंटरेस्टेड थे, बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। ईयर 1900 आते आते ये बात पता चल चुकी थी कि एटम इंडिविजिबल नहीं होता, क्योंकि जे थॉमसन ने एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ढूंढ दिया था। उससे भी पहले पॉजिटिवली चार्ज रेज ढूंढी जा चुकी थी जिनमें से आगे चल के प्रोटॉन्स डिस्कवर किए गए। इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास होता है नेग्लिजिबल और उसका चार्ज होता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के तकरीबन 2000 टाइम्स, जिसको हम 1 यूनिट मास मानते हैं, और उसका चार्ज होता है +1 यूनिट्स। तो ये बात समझी गई कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिटली चार्ज हैं जिसके कारण एटम न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन एटम के जो मास की एक्सप्लेनेशन थी वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर नहीं हो पा रही थी, वो बाद में आगे चल के और एक्सपेरिमेंट से पता लगी। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया एटम के मॉडल को समझाने के लिए। सबसे उसमें पहला योगदान था जे थॉमसन का। ये पहला नहीं था, ये पहला नोटिसेबल था जिसको पढ़ा जाता है। उन्होंने कहा कि एटम एक क्रिसमस पुडिंग की तरह है जिसके अंदर जो मेन पुडिंग वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स कहीं कहीं पे हमने रखे हुए हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज और स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसीलिए एटम न्यूट्रल है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी इस मॉडल को समझने में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने एक गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स जो कि डबल चार्ज्ड 4 यूनिट मास वाले हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं उनको फॉल करवाया। मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट निकल गए, उनमें से कुछ जो थे वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हुए और कुछ जो थे 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 दे केम बैक। रदरफोर्ड के वर्ड्स में ये एक्सपेरिमेंट इतना इनक्रेडिबल है, इतना हैरान हुए वो कि उन्होंने जैसे एक गोली मारी हो और वो टिश्यू पेपर से टकरा के वापस आ गई हो। तो बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस ही कंक्लूडेड एंड गेव हिज मॉडल कि भाई पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है एटम के अंदर जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। तकरीबन सारा का सारा मास जो है एटम का वो इस न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करता है।
इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में, और न्यूक्लियस का जो साइज है ये बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम। ड्रॉबैक्स क्या थे रदरफोर्ड के मॉडल के एटम के? ऑर्बिटल रेवोल्यूशन जो है कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं तो दे अंडरगोज एक्सेलरेशन ड्यू टू विच दे रेडिएट एनर्जी, एंड सिंस दे रेडिएट एनर्जी देयर मोशन वाज नॉट सपोज्ड टू बी स्टेबल, मेकिंग एटम अनस्टेबल, बट एटम्स एज वी नो आर क्वाइट स्टेबल। तो ये चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बट इसको नील्स बोहर ने एक्सप्लेन किया जब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं, और जब वो इन ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं तो घूमते हुए वो एनर्जी जो है रेडिएट नहीं करते, और इसीलिए एटम अनस्टेबल नहीं होता। होप you all will have been able to understand till here. Rest of the part we will do in the next session.